तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी एसएसबी एस्पिरेंट का इस बेहद ही खास वीडियो में। एग्जैक्टली ये पूरी की पूरी बात मेडिकल से रिलेटेड है सर। हाँ सर, ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है सर। तो सबसे पहला प्रश्न, बिकॉज आपकी एक जर्नी रही है सर एंड ऑब्वियसली उस जर्नी में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। यस सर। तो एक सबसे बड़ा जो मैं बच्चों का डाउट देखता हूँ सबसे पहला कि व्हाट टू डू आफ्टर रिकमेंडेशन बिफोर मेडिकल। ये प्रश्न बड़ा अहम है। बहुत सारे बच्चों को फोबिया होता है कि सर क्या रिकमेंडेशन के बाद हमें मेडिकल से और सॉर्ट फेस ही करना है या हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, तो क्या है इसका क्राइटेरिया? सर बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि आफ्टर रिकमेंडेशन और बिफोर मेडिकल्स तो होता क्या है, जैसे ही हम रिकमेंड होते हैं तो सेंस ऑफ एक्साइटमेंट सब कुछ हो जाता है और हम उस टाइम पे जाहिर सी बात है खुशी बहुत होती है तो हम कुछ चीज़ें मिस कर जाते हैं। तो मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास ये ऑप्शन होता है लगभग 15 से 20 दिन अपना मेडिकल पोस्टपोन कराने का। तो व्हाट टू डू आफ्टर रिकमेंडेशन एंड बिफोर मेडिकल इज़, आप उनको एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए कि सर इस कारण की वजह से मैं दोबारा आऊँगा। आप कुछ भी वहाँ पे बता सकते हैं, ये मत बताइएगा कि मैं मेडिकल कराने जा रहा हूँ। आप बताइए, हाँ आप बताइए कि मैं सर्विस में हूँ, कहीं जॉब कर रहा हूँ या घर की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आपको मौका देते हैं। तो व्हाट टू डू इज़ कि आप वो 15-20 दिन की पहले छुट्टी लीजिए सर, ये करना चाहिए आपको। और उसके बीच में आप आके अपना एक प्री मेडिकल चेकअप जो है वो ज़रूर कराइए ताकि कुछ भी अगर ऊपर नीचे हो है तो आपके लिए हेल्पफुल। एग्जैक्टली उसको करेक्ट किया जा सके। यस सर। अच्छा, अगला सबसे अहम प्रश्न बनता है कि मेजर रीजन फॉर द फॉलिंग इन मेडिकल टेस्ट, बिकॉज ज़्यादातर कैंडिडेट अगर हम देखें तो जैसे रिकमेंडेशन एनडीए की 404 सीट थी, इस बार रिकमेंडेशन अराउंड 700 किया गया। यस सर। बट 404 भी मेडिकली फिट पाना चैलेंजिंग था। बिल्कुल सर। सर मैं एक फैक्ट बताऊं कि जो हमारा पहला मेडिकल होता है, मतलब एसएसबी के जस्ट बाद, जिसको एसएमबी बोलते हैं, स्पेशल मेडिकल बोर्ड, उसमें रिजेक्शन रेट इज़ अप टू 70%। ओके 70% सर। और आपको जान के ये हास्यास्पद भी है और बड़ा सीरियस भी है एट द सेम टाइम कि जो सबसे मेजर रीजंस जो हैं वो ऐसे हैं जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड हैं। हीमोग्लोबिन की कमी होना, आपका यूरिन सैंपल ठीक ना होना, स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होना या ज़्यादा होना, आपकी बॉडी में कहीं पे कोई ट्यूमर टाइप के जो हैं वो होना, और बहुत सारे बेसिक टेस्ट जो हैं उसी में बच्चे फेल हो जाते हैं। आपका वेट में लोगों को कैटेगरी मिल जाती है, आपका ओवर वेट होना, आपकी आईसाइट में प्रॉब्लम होना, आपको कलर ब्लाइंडनेस जो है वो होना। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन मेजर इश्यूज सर ब्लड से रिलेटेड होते हैं। हाँ, ये आजकल का खान पान भी ऐसा है। हाँ और मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है। हाँ सर। और दूसरी चीज़ ये है सर कि होता क्या है कि हम 5 दिन काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं और खान पान हम टाइम से करते नहीं हैं क्योंकि टेस्टिंग का वो रहता है। क्योंकि मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया, तो कई बार उस स्ट्रेस की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे बीपी का इशू आ जाता है, बच्चे बहुत सारे बीपी में अनफिट हो जाते हैं, हार्ट रेट तेज हो जाता है, नर्वसनेस हो जाती है, स्पेशली ईसीजी टेस्ट हाँ, के दौरान। ईसीजी के दौरान बहुत सारा। तो ये कुछ मेजर रीजंस हैं सर। एक प्रश्न इससे ये भी बनता है कि लाइक मेडिकल की टफनेस इस लेवल तक रखी क्यों गई? जैसे आपने कहा कि एसएमबी में 70%। एक पूरी जर्नी तय कर लेने के बाद कैंडिडेट रिकमेंड हो गया और मेडिकल में जाके आउट होना और फिर से पूरी जर्नी को स्टार्ट करना, कहीं ना कहीं ये थोड़ा डिप्रेसिंग भी है कैंडिडेट के लिए, बहुत ही है। एंड तो क्या रीज़न है ये टफनेस को क्यों रखा गया? बिल्कुल एक्सेलेंट क्वेश्चन सर। सर देखिए, ये समझना पड़ेगा हम सबको कि हम जिस जगह जा रहे हैं वो सबसे टफ है। टफ इन द सेंस मेंटली एंड फिजिकली, दोनों तरीके से। आपका कोई भरोसा नहीं है कि आपको 2 दिन के ऑपरेशन पे आप जा रहे हो, आपको 10 दिन एक्सटेंड हो जाए वो। आप एलआरपी करने के लिए 5 दिन जा रहे हो सकता है 50 दिन की हो जाए वो। तो उस समय आप तभी सर्वाइव कर पाएंगे जब आप मेडिकली टफ होंगे। राइट, फिट नहीं होंगे आप, टफ होंगे। तो भले ही हम ये कहें कि मैं मेडिकली फिट हूँ, आपको एक्चुअली मेडिकली टफ होना पड़ेगा। तो सर जो सर्विस रिक्वायरमेंट है कि फ्रॉम द स्कॉर्चिंग डेजर्ट्स ऑफ थार टू सियाचिन, हर जगह आपको अकोमोडेट करना है। उसके साथ साथ एज एन ऑफिसर ट्रूप्स को लीड करना है, मोटिवेटेड रहना है, आपको अलग अलग वेपन्स को डील करना है। तो इस वजह से सर नॉर्मल सिविलियन स्टैंडर्ड से मैं कह सकता हूँ कम से कम 3-4 गुना आपको ज़्यादा फिट होना पड़ेगा, सो दैट आप उस ब्रैकेट में आ पाएँ, फिट हो पाएँ। इस वजह से सर ये जो टेस्ट हैं इतने टफ इनके स्टैंडर्ड सेट किए हैं। बिल्कुल सच है, आपको -45 भी सर्वाइव करना है। हाँ, और +45 भी हो सकता है, +55 भी हो सकता है। और उसी में सर दुश्मन आपके ऊपर अटैक भी कर सकता है। एग्जैक्टली। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जैसे हमें एक सीख मिलती है कि अक्सर ये बोर्ड के अंदर सजेस्ट भी किया जाता था कि लाइक एसएसबी के लिए आप बिल्कुल कोच होके ना आए, आना भी है तो गाइडेड आइए सर। मेडिकल भी एक टर्मिनोलॉजी है जहाँ ये प्रश्न बनता है, क्या मेडिकल या प्री मेडिकल चीज़ें हम करके जा सकते हैं? लाइक हमारा रियल मेडिकल होना है, हमें पता है कि इस बार हम शॉर्ट रिकमेंडेशन में जाएंगे या हम एसएसबी फेस करने ही जा रहे हैं, तो ये हमें तो पता है कि मेडिकल की प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ेगा। तो क्या प्री मेडिकल कराना ठीक है और क्या प्री मेडिकल के वाकई में फ़ायदे हैं?
क्या है? सर आपने सवाल तो सही पूछा, क्या प्री मेडिकल कराना ठीक है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि प्री मेडिकल कराना ठीक क्यों नहीं है, ये बताइए आप मुझे। आपको ये तो पता ही है कि रिकमेंड होकर मेडिकल जाना है, उसमें तो कोई 100% प्रोबेबिलिटी है जाना है। अब अगर एक दिन में अपना इन्वेस्ट करके ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, चेस्ट एक्सरे, नॉर्मल चीज़ें करा लेता हूँ कहीं पे, तो कम से कम मैं मेंटली श्योर हो गया। क्योंकि मुझे पता था सर, जैसे मेरे फादर सीआरपीएफ में सर्विंग है, तो मैंने जाने से पहले वहाँ पे करा लिया था मेडिकल। तो मुझे ये पता था कि मेरे को बीपी है ही नहीं, मेरा ईसीजी नॉर्मल आएगा ही आएगा। होता क्या है सर कि जब हम वहाँ पहली बार चीज़ें फेस करते हैं, अब उन्होंने आपको लिटा दिया, आपके चेस्ट पे सेंसर्स लगा दिए, तो कोई भी बच्चा जो पहली बार फेस करेगा उसका नॉर्मल भी अगर होगा तो भी वो एबनॉर्मल आ जाएगा। तो प्री मेडिकल तो इज अ मस्ट सर मेरे हिसाब से तो। और मैं खुद करा के गया था और मैं सबको करता हूँ। मेरा छोटा भाई सर गया था, मैंने उसका भी कराया, मेरे जितने भी दोस्त जाते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका हीमोग्लोबिन 11.8 है। अब मुझे पता है कि अगर 4 दिन तुम दवा खा लो उसकी तो तुम्हारा 12 से ऊपर हो जाएगा। लेकिन वो ऑफिसर जो वहाँ बैठा है वो 11.8 को 12 नहीं मानेगा, वो 11.99 को भी 11.99 ही मानेगा। तो उस चक्कर में फिर से 42 दिन का री मेडिकल, फिर उसमें कुछ और गड़बड़, तो वो दिक्कत होती है। तो सर मेरे हिसाब से तो जरूर कराना चाहिए प्री मेडिकल चेकअप, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगता। अब एक अहम प्रश्न कि मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर, जैसा कि हम कहते हैं भारत का एक लौटा प्री मेडिकल सेंटर है, बिकॉज एक ही मंच पे सारी चीजें हैं। हाँ सर, बच्चों को अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं भटकना है, रिपोर्ट सेंट्रलाइज है, डॉक्टर भी उसी फॉर्मेट्स के हैं, तो वो मदद मिलती है। तो मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर कितना फायदेमंद होगा इनके लिए? सर देखिए, एक नॉर्मल सी चीज़ मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए बच्चे अगर मेरे से भी पूछेंगे सर क्या कराना चाहिए, तो मैं आपको बोलूँगा कि एक आप सर्जन के पास जाइए जो आपकी बोन्स को चेक करेगा, आपके इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह। फिर मैं आपको बोलूँगा कि आप एक रेडियोलॉजिस्ट के पास जाइए जो आपका चेस्ट एक्सरे करेगा, एब्डोमेन का यूएसजी करेगा। फिर मैं बोलूँगा कि एक पैथोलॉजिस्ट के पास जाइए जो आपको आपका ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल करेगा। फिर एक जनरल फिजिशियन, फिर ईएनटी, फिर डेंटिस्ट एंड एन नंबर ऑफ मल्टीपल थिंग्स। तो अगर आप इतना एफर्ट ले सकते हैं कि एक दिन यहाँ, 2 दिन वहाँ, 3 दिन वहाँ, तो आप बिल्कुल जाइए। मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर का क्या है, एक सेंट्रलाइज्ड चैनल है और डेडिकेटेड डॉक्टर्स हैं और एक्स इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ऑफिसर्स हैं, तो दे नो कि अच्छा ईएनटी में क्या हमें चाहिए। जैसा मैंने बोला कि सिविलियन डॉक्टर आपको हो सकता है फिट कर दे, लेकिन आप मेडिकल स्टैंडर्ड्स फौज के उस पे फिट हैं कि नहीं, इसके लिए बहुत जरूरी जो है। डॉक्टर है उसको फौज के मेडिकल स्टैंडर्ड पता भी है कि नहीं पता है। तो इस वजह से सर, क्योंकि एक सेंट्रलाइज्ड चैनल है और उस चैनल में हमें सब पता चल जाता है कि कैसे कैसे क्या है, और एक दिन में सब कुछ हो जाता है। साथ में सर बच्चे भी आते हैं तो उनका भी एक अच्छा ग्रुप बन जाता है। कई बार ऐसा होता है 4 बच्चे यहाँ से एसएसबी में भी वो साथ में गए वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हमारे हेल्थ केयर सेंटर पे आना चाहिए सर। चलिए, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है तो फाइनल क्वेश्चन अब जरूरी है सर, बिकॉज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेडिकल से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं सर, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में उसमें बहुत बिल्कुल बेस्ड है उसी पे। तो प्रश्न यही हमारा बड़ा होगा कि आखिर मेडिकल फिटनेस के लिए, बीइंग अ फौजी अफसर, बिकॉज इन फ्यूचर में इनको बनना ही बनना है, क्या रूटीन होनी चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और क्या अपने रूटीन में ये सुधार लाएं? सर बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, और आप हमारे बड़े हैं तो ऐसे, और हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए ये थोड़ा सा मॉरल सवाल भी है। क्यों है, मैं इसलिए कहता हूँ कि सबसे पहले तो देखिए, खान पान हमारा अच्छा नहीं है, वो आप सुधारिए, सबसे ज़रूरी चीज़। इसके अलावा मैं जब ये कहूँ कि आपको दौड़ना चाहिए, ये करना चाहिए, उससे पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ किसी भी तरीके के इंटॉक्सिकेंट्स का इस्तेमाल मत करिए, प्लीज़ मत करिए, क्योंकि आपको नहीं पता है आपके लंग में अगर एक स्पॉट भी बन गया ना स्मोकिंग की वजह से, तो आप घर भेज दिए जाओगे, कोई सुनेगा नहीं, कोई सुनवाई नहीं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप किसी भी इस तरीके की चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए। और आपका डेली रूटीन, आप नॉर्मल सुबह 30 मिनट का आप योगा करिए, शाम को 30 मिनट की जॉगिंग करिए, और ज़्यादा हम आपसे कुछ कह ही नहीं रहे हैं। और बीच में आप 6 से 8 घंटे की मन लगा के पढ़ाई करिए, आप फिट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन टाइम कम लेने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा कोई बड़ा वो नहीं है। हमारी प्रॉब्लम इसी वजह से हो रही है, हम रील्स 2-2 घंटे स्क्रॉल कर रहे हैं, तो जो हमारी आंखों में जो चीज़ें जा रही हैं वो तो आंखें खराब होंगी। फिर आप रोते हुए आते हो कि सर मेरे को आई में अनफिट कर दिया। और एग्जैक्टली मेडिकल स्टैंडर्ड्स को हम देखें तो पहले एनडीए के अंदर रिकमेंडेशन केवल 420-430 बच्चों का, और मेडिकली फिट मिल भी जाते थे। आज संख्या डबल की जा रही है, तभी मेडिकल फिट नहीं मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं स्क्रीन टाइम बहुत बड़ा रोल है सर। आई में बच्चे बहुत ज़्यादा अनफिट होते हैं, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। सुबह आप योगा करिए 30 मिनट, शाम को रनिंग करिए, नॉर्मल खाना खाइए, और प्लीज़ किसी भी तरीके का ड्रिंक, स्मोक, इन सब चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि सर हमारा यूथ थोड़ा इसमें पढ़ के अपने आप को बर्बाद कर रहा है। अभी जरूरत नहीं है, हाँ, बाकी फौज करा लेगी, तुम जाओ, सब करा देगी तुमसे। अभी सही होना जरूरी है। तो तुम अभी कोटा पूरा मत करो, बचा के रखो उसको। तो सर ये रूटीन होना चाहिए। आई थिंक इट वाज ग्रेट डिस्कशन। आई थिंक आप सब भी बहुत कुछ सीख पाए होंगे, बहुत सारी चीज़ों को क्लैरिटी मिली होगी। इसी तरह की वीडियोस लगातार आपके सामने आते रहेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बीइंग एसएसबी एस्पिरेंट हम बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे कंटेंट्स लाने वाले हैं, और आप
पूरे देश के जितने भी हमारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज से एसएसबी के कैंडिडेट्स हैं, उनके हर तरह के डाउट का जो है सोल्यूशन होगा ये मंच। तो बिल्कुल इससे जुड़िए और इन वीडियोज़ को ज़्यादा शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद।